गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं कि आपका चैप्टर जो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कल कंप्लीट हो गया है। तो बेटा वॉल्यूम सेकंड में आपका सबसे लास्ट चैप्टर जो है वो बचता है, जिसको अब एमाइंस के नाम से आप जानते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड। तो एमाइंस चैप्टर की आज मैं आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको कृपया करके ध्यान से सुने। जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं पीडीएफ में, उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ये मेरी आपको एडवाइस होगी, क्योंकि आप सब बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं। और एक मेरा कहना सभी बच्चों से ये होगा कि लाइव क्लास में जो चीज़ें बताई जाएं वो आपके और बेटरमेंट के लिए हैं, और जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो हैं दोनों में ही बराबर का एफर्ट लगा रहे हैं टीचर। उसमें सिर्फ उनका एक लालच यही है कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएं बोर्ड एग्ज़ाम में। स्कूल कहीं भी अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं कर रहा कि बच्चा हमारा किसी भी सब्जेक्ट में, इवन मेरा सब्जेक्ट नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे पीछे रहे। तो आपका काम ये एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुने, रिकॉर्डेड वीडियो को, और बहुत ध्यान से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। यही आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगे। तो ये तो मेरा आज बहुत हल्का सा निवेदन है आपसे, जो आप आई होप कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक एक बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे। अब आ रहा हूँ अपने चैप्टर एमाइंस पे। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में भी एक एमाइन थे, ठीक, उसमें लिगेंड के रूप में आ गए थे। यहाँ इसीलिए है, एक आपने अमीनो एसिड जैसे भी पढ़ा है। तो यहाँ जो एमाइन है, अमोनिया गैस के बारे में आप जानते हैं कि अमोनिया के गैस का जो एक स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं, NH3 जो है एक लोन पेयर को वो ले रहा है, और हाइड्रोजन से 3 साइड, चूंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है मेरे भाई वो है NH2NP3। क्लियर? ये उसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ये भी जानते हैं कि कंपैरिजन देन एस सब शेल, पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन ज़रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो पी वाले बॉन्ड बनाएंगे, और पी वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं तो NH का बॉन्ड बनता, और एक लोन पेयर जो आपके एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, वो इनएक्टिव ही रहेंगे, तो वो लोन पेयर का काम करते हैं। पहले अमोनिया को समझें। अगर आप अमोनिया को थोड़ा सा समझ गए तो आप एमाइन चैप्टर पे 100% कमांड कर लेंगे। अब जब लोन पेयर किसी के पास होते हैं तो आप जानते हैं कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो भाई वो बेसिक करेक्टर की तरफ इशारा करेगा। तो अमोनिया एक तरह का लुईस का बेस है, सिंपल जी, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। चलिए, अब हम जानते हैं कि उसके पास 3NH के बॉन्ड है, 3NH बॉन्ड वो है। अब यहाँ होगा क्या कि एक एक अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अमोनिया में से, अमोनिया के मॉलिक्यूल में से यदि आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और उसकी जगह, अब चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो ऑर्गेनिक के वे में ही आप समझेंगे, यहाँ कोई आप एल्काइल या एराइल इस ग्रुप को जोड़ दें, तो वहाँ क्या होगा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के बनने वाले कंपाउंड को ही हम एमाइंस बोल देते हैं। सिंपल एक चीज़ ये है आप जो पढ़ेंगे आप इसमें। अब एक हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है साहब। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। इम्पोर्टेंस क्या है? तो बहुत सारे ऐसे हैं बायोलॉजिकली, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं जो सुन रहे होंगे, तो उनको तो ये चैप्टर अच्छा करना ही है। उनकी तो एक मोरल कहना चाहिए ड्यूटी बनती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी कमांड अच्छी होनी ही चाहिए। अब मैं ये नहीं कर रहा जो मेरे PCM ग्रुप वाले बालक हैं वो ना करें, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एमाइंस का क्या यूज है साहब? तो ऐसी एक एमाइंस है जो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड हैं, उनमें एक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए कहना चाहिए काम आती है। इसको नोवेसेन बोलते हैं। ये आपके NCERT की बुक में ही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। एक रीडिंग हैबिट बनाइएगा तो आप समझेंगे। नोवेसिन करके है एक दवाई जो काम आती है, ए सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड जो आपके कहना चाहिए यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। दांत वगैरह कोई परेशानी है और दांत अगर निकलवाने जाएं तो डॉक्टर क्या करेगा जी, आपको एक एनेस्थीसिया लगाएगा।
एक इंजेक्शन आपके इम्प्लांट करेगा टीथ की साइड, तो आपके जो इधर का पोर्शन है सुन्न हो जाएगा। अभी बच्चों के साथ रही होगी और शायद किसी के दांत वगैरह निकाले गए होंगे छोटे बचपन में, तो ये ज़रूर एक मेडिसिन यूज़ करेगी जो एमाइन का ही डेरिवेटिव है आपका। तो ये एक नोवेसिन नाम की दवाई है। ऐसी एक आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से आपको कहना चाहिए एक काम जब आप कर रहे हैं तो आपको बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है। तो हमारा एक हार्मोन्स है, इसको एड्रिनलिन हार्मोन्स बोलते हैं और एक इमरजेंसी हार्मोन्स है। तो ये भी इसकी जो संरचना जो इस बना हुआ है स्ट्रक्चर कहते हैं वो भी कुछ ना कुछ एमाइन से मिलता जुलता है। तो ये तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एमाइंस खाली एक रट्टा मार चैप्टर है आपका, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ इसके आप कहना चाहिए आपके एमाइंस के यूज़ हैं जो आप करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकालते रहिए और उसकी जगह आप एक रेडिकल को लाते रहिए तो आप एमाइन की चैन बना रहे हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें याद रखिए इसमें अमोनिया है, NH3 है, NH3 के NH बॉन्ड से एक हाइड्रोजन को आपको निकाल देना, ठीक। और ऐसा नहीं है कि यदि आप सिर्फ कोई चीज गेन ही करें, आपको कहना चाहिए बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप उसकी जगह जो आएगा, मान लीजिए एल्काइल का रेडिकल आपका आ गया, तो यहां क्या होगा साहब, एक हाइड्रोजन निकला तो अब तो ये NH2 रह गया, क्लियर। और भैया इसकी जगह क्या आ गया, रेडिकल आ गया, इस तरह से ये RNH2 हो गया। अब आप इसको ऐसे तो लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया रेडिकल से आपका। तो क्या हुआ साहब, इसमें ये 1 डिग्री को कहेंगे क्योंकि इसके पास एक ही रेडिकल है, ये भी याद रखिएगा, ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री एमाइन। मैं क्लासिफिकेशन भी आपको बताता चल रहा हूँ, NCERT की बुक में इस तरह से आपके क्वेश्चंस भी हैं। तो एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह रेडिकल आ गया, तो आप इसको 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे, जिसको आप जानते हैं प्राइमरी एमाइन के नाम से। प्राइमरी आप एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह एक रेडिकल आ गया, दैट्स ऑल, दे बिकम इनटू द प्राइमरी एमाइन। अब हमारे पास अभी है एक हाइड्रोजन, 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ फिर एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह आपका मान लीजिए एक रेडिकल और आ गया, तो ये क्या होगा, अब कंडीशन हो जाएगी आपकी NH और उसके साथ साथ आपके पास 2 रेडिकल आ गए, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री एमाइन हो गया, जिसको आप सेकेंडरी एमाइन के नाम से भाई मेरे जानते हैं, आप इसको सेकेंडरी एमाइन बोलेंगे। इज इट क्लियर, इट इज सेकेंडरी एमाइन, ये आपका सेकेंडरी एमाइन है। 2 हाइड्रोजन गए, 2 रेडिकल आ गए, सिंपल, कोई भी क्लासिफिकेशन में इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख रहे हैं आपके पास अभी एक हाइड्रोजन है ना, तो यहां क्या करें आप जी, इस हाइड्रोजन को भी मान लीजिए रिप्लेस कर दिया जाए और उसकी जगह फिर एक रेडिकल आ जाए, तो अब ये नाइट्रोजन आपका तीनों साइड से गिर गया, 3 साइड्स आर कवर्ड बाय द रेडिकल, क्लियर। तो अब क्या बन गया भाई साहब आपका ये NR यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, और यहाँ अब कंडीशन इस तरह की कुछ हो गई है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन गए और उनकी रिप्लेस में आपके पास आ गए रेडिकल, तो ये टर्शियरी एमाइन हो गया, इसको आप 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, टर्शियरी भी बोल सकते हैं, ये इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, क्लियर जी। तो ये आपको जनरल वे में याद रखना है, जनरल वे में याद रखना है कि 3 डिग्री तक चलता है मामला, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और रेडिकल जितने होंगे आप उसको हिसाब से क्लासीफाइड कर सकते हैं, सिंपल जी। तो यही जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एमाइंस के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप समझ गए, इसमें क्लासिफिकेशन की कहानी आप समझे अच्छी तरह से। अब अगर सपोज करें कि नाइट्रोजन बीच में रखा हुआ हो और उसके पास, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं आपसे इस समय, कि आपके पास मान लीजिए मिथाइल के रेडिकल तीनों साइड, 3 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और आपके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। मैंने बताया आपको कि नाइट्रोजन के पास NH2 वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। अब कंडीशन क्या होगी जी, वो जो अनशेयर्ड, अब क्या बॉन्डिंग में ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा तो होना है कि पूरी की पूरी ज्योमेट्री प्लेनरी हो, भाई कोई एंगल आप आगे की तरफ रखा होगा, जिसको वेज फार्मूला के द्वारा पढ़ा आपने, एक पीछे होगा, एक प्लेनर ज्योमेट्री में होगा, तो सेम कंडीशन होगी, एक हेड्रोन पे भी होगा। तो यहाँ यही कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए 3 मिथाइल के ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच में क्या एंगल आ रहा होगा, यानी नाइट्रोजन रखा हुआ है ना, इसको आपको बताना चाहूँगा बाय द हेल्प ऑफ ए बोर्ड,
बोर्ड में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर को समझिएगा कि 3 डिग्री अगर एमाइन है तो क्या उसका स्ट्रक्चर 3D में बन पाएगा, किस तरह से बनेगा। इज इट क्लियर? यहाँ नाइट्रोजन है, मान लीजिए यहाँ आपके बूस्ट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इधर की तरफ आपका एक मिथाइल का ग्रुप है, एक इधर की तरफ मिथाइल का ग्रुप है आपका, और एक इधर की तरफ आपके पास मिथाइल का ग्रुप। क्लियर? ये स्ट्रक्चर आपका है। अब यहाँ क्या कंडीशन है जी कि आप जब 3D की ज्योमेट्री में जाएंगे तो कुछ इधर से यहाँ तक जो एंगल बीच में बनता है, यानी CH3 NCH3, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूँ RNR। क्लियर? कितना बीच का डिस्टेंस होगी, तो ये जो आती है, जो देखी गई है ऑब्जर्वेशन के द्वारा, वो आई है 108 डिग्री का एंगल जो बनता है आपका RNR। क्लियर? यहाँ जो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि NCERT में जो भी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, क्वेश्चन पेपर जब भी बोर्ड का बनेगा, अभी आपने टर्म फर्स्ट के भी एग्जाम दिए हैं, तो आई होप कि आप अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया दे आर यूज टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर। तो जो चीज़ें भी बुक में हैं उससे कोई बाहर नहीं आती है चीज़, तो उनको ध्यान रखना। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरह का एंगल जो बनेगा वो 108 डिग्री का भाई एंगल जो है बनेगा बीच में, ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक पिरामिडल शेप जो होगा इसका तैयार होगा, एक पिरामिड की तरह। पिरामिड क्या होता है आप जानते हैं? पिरामिड की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, प्रिज्म जैसा आपने फिजिक्स में देखा है। तो एक चीज क्या होगी, हेड्रोन पे होगा, मतलब अलग अलग आप देखेंगे इस तरह से एंगल बनेंगे, तो सेम कंडीशन ये होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रखे हुए होते हैं वो हेड्रोन पे होते हैं। इज इट क्लियर? और बाकी में जो एंगल होता है वो समानता नहीं है, वो एक आगे एक पीछे कुछ 108 डिग्री का इस तरह का एंगल आपका बन जाता है, आप उसको याद रखिएगा। अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन को समझा दिया है, क्लासिफिकेशन को आपको बता दिया है कि 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनको ध्यान रखना है। ये टर्शरी तक आपके चलते हैं। अब आती है कि आप एमाइन का नाम जो देंगे वो किस तरह से देंगे, तो IUPAC को हमें समझना है। IUPAC के हिसाब से क्या उसकी नेमिंग आप देंगे, या आपको सबसे ज़्यादा इस वाले पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है कि IUPAC के हिसाब से इसकी नेमिंग कैसे होगी। अभी तक के जो बोर्ड एग्जाम पेपर का ट्रेंड है तो उनमें अधिक से अधिक इसमें ही बच्चा कंफ्यूज होता है। एक तो कीटोन वाले में कंफ्यूज होता है उसकी नेमिंग, और एक हमारा इसमें बच्चा एमाइन में तो 100% हो जाता है। तो मेरा आपसे सजेशन ये हुआ कि आप इसकी IUPAC को बहुत ही ध्यान से समझिए। क्लियर भाई? सबसे पहले अगर बात की जाए तो याद रखिए ये एल्केन के अमाइन है, एराइल अमाइन, एल्केन अमाइन। अगर मैं एक क्लासिफिकेशन जनरल कहना चाहूँ आपको, यदि उसके पास एक रेडिकल है सिंपल वाला तो एल्केन का अमाइन कैसे होगा बता दो। जैसे आ गया CH3NH2, तो भाई CH3NH2 में CH3 एक मिथाइल का रेडिकल है, आप इजीली जानते हो, इट्स रेडिकल ऑफ ए मिथाइल। तो ये किस कंडीशन में चला गया, ये चला गया एल्केन अमाइन। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका एल्केन अमाइन, चूंकि आपके पास जो रेडिकल है वो R है। अब आपसे पूछें कि भाई ये किस डिग्री के हिसाब से क्या होगा, क्लासिफिकेशन भी करके बताओ, तो ये 1 डिग्री होगा चूंकि इस पे एक रेडिकल जुड़ा है। अब आपसे पूछें कि इसका IUPAC नेम बताइए, तो मैंने देखिएगा ऊपर लिखा है एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन से समझ गए ना, सबसे पहले रेडिकल को ही लिखना है। तो इसमें एक है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मीथेन, मीथेन एमाइन। ये इसका IUPAC के हिसाब से नाम, IUPAC का जो स्टैंडर्ड है। अब कॉमन नेम क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं रेडिकल है तो कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल एमाइन बोल दीजिए। क्लियर? लेकिन वो इसका ट्रिवियल नेम होगा, जो सही नाम होगा वो मीथेन एमाइन होगा। और याद रखिएगा एल्केन एमाइन, यानी पहले जो एल्केन है उसको लिखते हैं, उसके बाद एमाइन लिखते हैं, एमाइन बाद में लिखते हैं। जो चीज़ सफिक्स होती है, जो चीज़ बड़ी होती है, ग्रुप है अपने आप में इंडिविजुअल, तो वो बाद में। ये तो मैंने बात करी आपसे एल्केन अमाइन। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब एल्केन होंगे, कोई आपका एराइल अमाइन हो सकता है,
एराइल अमाइन क्या चीज होगी भाई, जिसमें बेंजीन का रिंग आ जाए, एराइल आ गया तो आप एराइल अमाइन उसको बोलेंगे। तो यहाँ कंडीशन क्या होगी, जैसे कि ये बेंजीन का रिंग है हमारा और बेंजीन के रिंग पे भाई NH2 का ग्रुप आपका ऐड हो गया, क्लियर, बेंजीन के रिंग पर NH2 आ गया। तो यहाँ ध्यान रखिए इसका जो नाम होगा वो क्या बोलेंगे आप, तो मैंने आपको बताया एराइल एमाइन, तो बेंजीन है ना, तो आप इसको जो सही नाम होगा वो होगा बेंजेन, बेंजेन, बेंजेन एमाइन, बेंजेन एमाइन, क्लियर, बेंजीन, तो बेंजीन से आया बेंजीन एमाइन, इसका नाम हो जाएगा। एराइल एमाइन दिमाग में रखिएगा, तो बेंजीन एमाइन सही वाला नाम। लेकिन जो कॉमन नेम है, कभी कभी कुछ के नाम कॉमन बड़े पॉपुलर हो जाते हैं, तो भैया इसका कॉमन नाम है एनिलीन। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे आपने CH3 मिथाइल बेंजीन को टोलुइन के नाम से जानते हैं, तो उसी तरह से आपके बेंजीन एमाइन को एनिलीन के नाम से बुक में बहुत बार लिखा गया, क्लियर, एनिलीन यानी बेंजीन एमाइन, फॉर्मूला C6H5NH2, इज इट क्लियर। तो मैं नहीं समझता कि आपको परेशानी कुछ हो, तो दो तरह से क्लासिफाइड आप कर सकते हो, यदि रेडिकल है सिंपल तो भाई एल्केन अमाइन हो गया, और यदि आपका बेंजीन का अमाइन जुड़ रहा है तो आपका एराइल अमाइन, इस तरह से नाम देंगे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कुछ कहना चाहिए अलग अलग तरीके के, आपके पास अगर कुछ आ जाए तो आप किस तरह से उनकी IUPAC नेमिंग देंगे, तो जरा इनको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि एल्केन अमाइन होते हैं, एराइल अमाइन होते हैं, इज इट क्लियर। और एक मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि IUPAC के हिसाब से आप नेमिंग देंगे तो किस तरह से देंगे। कुछ कंपाउंड के बारे में मैं आपको लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल। मैंने बोर्ड पे आपके लिखा है CH3 CH2 CH2 NH2, ये मैं एक लिख चुका हूँ। तो इसको दो नाम से लिखेंगे, एक कॉमन नेम है, कॉमन भी हो सकता है क्योंकि इसके पास 3 कार्बन के रेडिकल है, तो आप इसके कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नाम होगा प्रोपाइल एमाइन, ये है इसका ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम। लेकिन IUPAC के हिसाब से चूंकि पहले एल्केन को बोलते हैं तो इसका नाम होगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और नंबरिंग आप कहां से दोगे इसकी, इस तरह से दोगे 1 2 3। तो भाई मेरे आप इसको लिखेंगे प्रोपेन, और ई हटा दीजिएगा, वो भी नहीं लिखते लास्ट में, प्रोपेन 1 एमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन, चूंकि 1 वाली पोजीशन पे एमाइन का ग्रुप आपका ऐड है। कॉमन नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल एमाइन। अब कंडीशन ये हो कि एमाइन आपका बीच में आ जाए, सपोज करें, तो यानी ये कंडीशन हो जाए CH3 और C और नीचे दे दीजिए NH2 और इधर भी लिख दीजिए आप क्या CH3, लीजिए। इसको क्या नाम देंगे भाई, तो याद रखिए जब कोई ब्रांच बनती है तो ब्रांच के लिए वर्ड आता है आइसो, आइसो मीन्स आइसोलेटेड, पृथक किया गया, सेपरेट किया गया। तो इसका एक नाम जो पॉपुलर होगा वो होगा आइसो, अलग हो गया इधर आ गया, तो इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल एमाइन, ये इसका एक कॉमन नेम है, एमाइन ये कॉमन नेम है। अब आप कहेंगे इसको मैं एन प्रोपाइल एमाइन बोलूंगा क्योंकि नॉर्मल है, सीधी सीधी चेन आ गई। अभी हम ब्रांच हो गया तो मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रिकी वर्ड आइसो यूज कर रहा है। एमाइन एक ब्रांच से जुड़ा हुआ है, कार्बन के मतलब मिडिल वाले पार्ट से जुड़ गया, आइसो प्रोपाइल एमाइन। लेकिन IUPAC के हिसाब से तो 100% सही नहीं होगा। IUPAC के हिसाब से क्या होगा, कार्बन कंटिन्यूअस चेन है, तो आप इसकी नंबरिंग चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया भाई नाम इसका, इसका नाम हो गया 2, क्योंकि सेकंड पे है। तो इस आप लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है ना, प्रोपेन, याद रखिए ई नहीं लगाएंगे, बॉबिल नहीं लगाते लास्ट में, प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन, इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। कार्बन 3 हो गए प्रोपेन, सेकंड पे एमाइन जुड़ गया तो प्रोपेन 2 एमाइन इसका नाम हो गया। तो ये मैंने आपको चीज बताई, आई होप आप अच्छी तरह से समझे। अब जरा एक और दूसरी चेन देखते हैं कुछ इस तरीके की। अब जरूरी तो है नहीं कि सबके सब बराबर ही हो सकता है आपका एमाइन वाला ग्रुप बीच में चला जाए और
क्या हो कंडीशन, कंडीशन ये हो कि आपका नाइट्रोजन बीच में जा रहा है, इधर भी CH3 लग जाए आपका, इधर भी CH3 आ जाए और इधर भी CH3 आ जाए। अगर आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछोगे तो आप इसको 3 डिग्री यानी टर्शियरी अमाइन में आप इसको काउंट करोगे। अब कंडीशन ये है कि अगर ये कुछ कंडीशन है तो आप इसको क्या नाम देंगे। तो एक नाम जो कॉमन है, कॉमन भी याद करते चलिए, क्योंकि इसके पास भाई 3 एल्काइल के रेडिकल है, तो आप इसका नाम क्या दोगे, आप इसका नाम दोगे ट्राईमिथाइल। क्लियर, ट्राईमिथाइल एमाइन, ये इसका एक कॉमन नेम होगा। और IUPAC के हिसाब से चूंकि हमें याद करना है, हमें तो IUPAC के मानक को मानना है, तो जब ऐसी कंडीशन हो कि नाइट्रोजन के 3 पार्ट में आपके कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आप उसको नाम क्या देंगे, आप दिखाई देंगे उसको, एक चेन को आप पेरेंट बना लेंगे, कोई सी भी ले लें आप, इस तरह से एक चेन को आप पेरेंट बना लेंगे और 2 रेडिकल उसको दिखाएंगे कि भाई उसके बाद 2 रेडिकल हैं, एक पेरेंट से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जब आप इसकी नेमिंग देंगे तो क्या देंगे जी, आप लिखेंगे एन से जुड़े हुए ना दोनों के दोनों रेडिकल, तो आप लिखेंगे एन। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है बालक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एमाइन की IUPAC में 100% बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि आप एक पेरेंट को मानेंगे, किसी को भी ले लो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ नंबरिंग तो नहीं दे सकते ना, तो आप लिखोगे N, क्लियर, एक डैश लगाइए। और आप क्या लिखेंगे, 2 है ना आपके पास ग्रुप, तो आप लिखेंगे N डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं आपके पास, N डाई मिथाइल। अब जिससे मेरा किसी से भी जोड़ लीजिए, वो मेरा प्रिंसिपल वाला पार्ट हो, पेरेंट पार्ट हो गया, तो N डाई मिथाइल में खत्म। अब यहाँ एक ही कार्बन है, तो आप लिखेंगे मीथेन, N डाई मिथाइल मीथेन। और क्या लिख देंगे जी, आप लिख देंगे एमाइन। इज इट क्लियर, ये इसका सही सा नाम होगा। तो एक मैंने आपको बताया इस तरीके का। आई होप कि इस वाले से आपकी नॉलेज काफ़ी कुछ जरूर बढ़ी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे पोजीशन बताने के लिए N डाई मिथाइल मीथेन एमाइन। इज इट क्लियर। अब आपको अभी तक तो मैंने चर्चा करी वो जो आपके एल्केन के अमाइन है। अब मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो वाले हैं जहाँ आपका एराइल वाला पार्ट आ जाए, तो उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। यहाँ तक हो गया, चलिए एक मैं ले रहा हूँ आपका, मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला भी है, तो कैसे देंगे आप उसको नेमिंग। डबल बॉन्ड का मतलब इधर आ गया NH2, कार्बन की चैन, इस तरह से कार्बन की चैन पर मान लीजिए बॉन्ड आ रहा है सबसे लास्ट में, यहाँ CH2, यहाँ आ गया CH, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये मान लो कुछ इस तरीके का है, इसमें बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो कैसे करेंगे भाई, इसमें आप देख रहे हैं NH2 आ गया, ये कार्बन की चेन है, इस पर डबल बॉन्ड है, तो आप जानते हैं NH2 तो एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो यहाँ बॉन्ड को नहीं देना कि यहाँ बॉन्ड को प्रेफरेंस दे दें, ये रॉन्ग मेथड है। आप प्रेफरेंस यहीं से देंगे, तो आप इसकी नंबरिंग कहाँ से देंगे, कार्बन की यहाँ से देंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। तो आप जानते हैं हमने आपको एल्काइल अमाइन बताया है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, प्रोप, और आपके 2 पे बॉन्ड आ गया, तो लिखेंगे प्रोप टू इन, प्रोप टू इन। और उसके बाद फर्स्ट वाले कार्बन पे आपका एमाइन जुड़ा, तो प्रोप टू इन 1 एमाइन, ये इसका सबसे सटीक नाम होगा। IUPAC के मानक स्टैंडर्ड के हिसाब से यही करेक्ट होगा, प्रोप टू इन 1 एमाइन। इज इट क्लियर, क्योंकि कार्बन 3 है। प्रोप नंबरिंग आप यहीं से देंगे, बॉन्ड को नहीं मानेंगे, तो प्रोप 2 पे बॉन्ड आएंगे, तो प्रोप टू इन 1 पे एमाइन है आपका, सिंपल है। अब चर्चा करेंगे हम कुछ ऐसे वाले जो आपके एराइल में हैं, बेंजीन वाले हैं। तो बेंजीन वालों में क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बेंजीन के रिंग पर जब आता है तो इसका एक 2 नाम हो जाते हैं। एक तो मैंने बताया बेंजीन एमाइन हो गया, वही सही होगा, और एनिलीन को भी स्वीकार कर लिया गया। NH2 अगर आ रहा है बेंजीन के रिंग पर तो इसको एनिलीन भी बोल देते हैं, इसमें कोई झगड़ा नहीं है कि भी एनिलीन क्यों, एनिलीन को भी स्वीकार किया गया कि एनिलीन है। ऑर्गेनिक में इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आपसे यही पूछें, सपोज करें यहाँ NH2 के साथ इधर एक रेडिकल आ गया, CH3 आ गया, तो आप क्या नाम देंगे इसको, विच नेम बाय द स्टैंडर्ड ऑफ IUPAC, विच नेम यू आर गिविंग। तो यहाँ कंडीशन कब होगी, एक इसका कॉमन नेम है
कॉमन नेम बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्थो ऑर्थो एडजेसेंट पे है ना, तो एक इसका नाम हो गया ऑर्थो। आप जानते हो बेंजीन के रिंग पे जब CH3 होता है तो कॉमन नाम टोल्यूइन माना जाता है उसको। तो इसका जो एक नाम है वो है ऑर्थो टोल्यूडाइन, TOLU डाइन। ये अमाइन के लिए टोल्यूडाइन इस तरह से है आपका, क्लियर। लेकिन वो हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि IUPAC के हिसाब से नहीं है। IUPAC के हिसाब से जो सही नाम होगा वो आप देखिएगा, यहाँ नंबरिंग देंगे तो 1 2, तो आप इसका नाम क्या देंगे, आप इसका नाम देंगे 2-मिथाइल एनिलीन, 2-मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं इस तरह से, 2-मिथाइल एनिलीन इसका IUPAC के हिसाब से एक सही नाम होगा। क्लियर, आपकी समझ में आ रहा है। तो ये अब एक मैं और आपको लिख रहा हूँ अच्छी तरह से, फिर मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करूँगा। आई होप कि जो मैंने आपको बता दिया आप अच्छी तरह से सरल तरीके से समझ गए होंगे। अब एक और है, मान लीजिए कि आपका ब्रोमीन आ जाए भाई, इसमें NH2 है और NH2 में आपका एनिलीन, मतलब एनिलीन में एक पार्ट ब्रोमीन आ जाए, तो हेलोजन जोड़ दिया आपने इधर की तरफ सामने फेस टू फेस। तो नंबरिंग में याद रखना 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप इसका नाम क्या, आप इसको कहोगे 4-ब्रोमो एनिलीन, 4-ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। यहां से नंबरिंग आप मतलब एमाइन की साइड से आप इसकी नंबरिंग देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आप अच्छी तरह से समझे इसको। अब कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि आपके साथ 2 डिग्री वाला मैटर इस पर रिंग पर हो जाए, मैं इसको लिखने समझाने के लिए आपको थोड़ी हेल्प यहाँ लूँगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। यहाँ एक बेंजीन का रिंग है, ये मेरा आज का एक सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा और आई होप कि आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ नाइट्रोजन आ जाए भाई और इधर की तरफ CH3 आ जाए, इधर की तरफ भी CH3 आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। क्लियर, NCH3 और बेंजीन का रिंग भी जुड़ा हुआ है, ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये वाला दिस वन। तो क्या नाम देंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले कि N से ही तो बताओगे आप पोजीशन कि भाई ये आपके पास रेडिकल जुड़ गई, पैरेंट चेन तो बनने से रहे आपके। तो भाई साहब आप इसे जो नाम देंगे आप देंगे N और कोमा N और उसके बाद लिखोगे डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, और उसके बाद आप इसको नाम दोगे बेंजीन एमाइन या एनिलीन भी नहीं लिख पाएंगे आप क्योंकि यहाँ NH2 नहीं है। तो कहीं आप सोचो यहाँ भी एनिलीन लिख दो, यहाँ एनिलीन नहीं लिखोगे आप। एनिलीन तब लिख सकते हो जब NH2 हो, और जब NH2 है ही नहीं तो आप एनिलीन क्यों लिखोगे। तो आप पता है इसे क्या लिखोगे, आप लिखोगे NN डाईमिथाइल बेंजीन एमाइन। क्लियर, बेंजीन एमाइन, ये नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो जब NH2 हो तब आप एनिलीन लिखते हैं, NH2 नहीं होता तो आप इसको बेंजीन एमाइन ही बोल देते हैं। तो मैंने जो आज आपसे डिस्कस की हैं बहुत सारी बातें, आई होप कि आप उनको अच्छी तरह से समझे होंगे। आपकी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है वो आज जो हमने डिस्कस करे हैं वो आपने समझ लिए होंगे। मेरा आपसे निवेदन होगा कि NCERT में क्वेश्चन है इंटेक्स का। क्वेश्चन कौन सा है जी, क्वेश्चन है NCERT के इंटेक्स में 13.1, और इस क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि बताइए प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शरी अमाइन कौन सा है। तो एक तो आप ये वाला क्वेश्चन एज SW मान लीजिएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ वो जरूर कीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा है जी, इसमें डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस दिए गए हैं तो उनको पहचान लेना, उनके फॉर्मूले दिए हुए। तो आइसोमर्स तो आप जानते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल अलग हो, तो ये वाले। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जो आज आपको चीज़ें बताई हैं और आई होप कि मेरी एक एक पॉइंट आपने बहुत ध्यान से अगर सुना होगा इस मेरी क्लास में, तो आपको वो सभी चीज़ें पॉइंट समझ में आ गए होंगे अमाइन वाले। और ये मेरा विश्वास है आप सभी लोगों से कि आप बहुत मन से पढ़ रहे होंगे अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन क्लास में, और आई होप कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों की प्राप्ति करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। और ये तभी कर पाएंगे, ये मेरा आपको जितना मेरा अपना अनुभव है वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने अध्यापकों को, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट में हो या अदर सब्जेक्ट में हो, आप उनको बहुत ध्यान से सुन रहे हो, आप उनकी एक क्लास को मिस ना कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसा समझ रहे हो कि वो टीचर हमें सामने से ही पढ़ा रहे हैं।
आपने कोई क्लास अगर मिस नहीं करी होगी, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, तो आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो मेरा सभी लोगों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड विश यू ए वेरी हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के दिन बहुत अच्छे हों, एंड प्लीज़ कम टू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।